हेलो स्टूडेंट्स, ना थके अभी पैर हैं, ना हमने हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये 12th हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अब की बार हम हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आए, 100 में 95 प्लस लेकर आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो लगभग 2 घंटे की होगी, लगभग 2 घंटे की होगी। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को 2 घंटे तक लगातार देख लेगा, भैया उसका समझ लीजिए 100 में 95 प्लस इस बार आएगा। ठीक है, देखिए पूरा हिंदी एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। खंड का और प्लस खंड खा, दोनों खंड को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा, ना थके अभी पैर हैं, ना हमने हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। यानी कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसको जान लेते हैं। देखिए पूरे हिंदी में 20 टॉपिक हैं। पूरे हिंदी में अगर देखा जाए तो 20 टॉपिक हैं, और इन 20 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन टॉपिक्स का आंसर कैसे लिखें, कैसे हिंदी की कॉपी लिखते हैं, पूरा प्रोसेस। देखिए सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, इसको हम पढ़ेंगे, 10 नंबर का आता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, ये भी आपका 10 नंबर का आता है, फिर इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 मार्क्स का, ये भी आता है, फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए 12th में साहित्यिक परिचय आता है, तो किसी एक लेखक का हम साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे। फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, ये दोनों 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, इनको फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कहानी, जैसे आपका पंचलाइड या बहादुर कहानी आता है 5 नंबर का, और खंड काव्य 5 नंबर का। तो ये तो आपका खंड का हुआ, ठीक है, जो कि टोटल 50 मार्क्स का 50 नंबर का आता है। ठीक है, तो खंड का तो हम पढ़ेंगे ही। अब क्योंकि पूरी हिंदी हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, तो खंड खा को भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए खंड खा में क्या क्या आता है। खंड खा में सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश रहेगा 7 नंबर का, संस्कृत पद्यांश या श्लोक रहेगा 7 नंबर का। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहेंगी 2 नंबर का। संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन हट गया है हमारे सिलेबस से, उसके जगह पर आपठित गद्यांश रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में शब्द युग्म रहेगा 2 नंबर का। ठीक, फिर अनेकार्थी शब्द रहेगा 2 नंबर का। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, भले ही थोड़ा लॉन्ग क्लास है, लेकिन पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर 15 नंबर हम पढ़ेंगे वाक्य संशोधन 2 नंबर का। फिर रस छंद अलंकार आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी 2-2 नंबर के आते हैं, 6 नंबर इसका भी क्लियर रहता है। रस छंद अलंकार को मैंने एक ही वीडियो में भी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, फिर हम पढ़ेंगे निबंध, जो कि आपका 9 नंबर का आएगा। टोटल 100 नंबर का जो पूरा पेपर आएगा, पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी नोटिफिकेशन, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या अगर आप एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, 100 में 95 प्लस लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है जिसका नाम है शुभम लेक्चरर। ठीक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इन सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ाता हूं, सबका नोट्स, सबकी क्लासेस, सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। मेरा नंबर भी है, आप लोग लिख सकते हैं 9918332305। ठीक है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको हमारे व्हाट्सएप, हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां बहुत सारे नोट्स, क्लासेस आपको दी जाती हैं, तो वहां से आप मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, हमने आपको बताया था। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपके एग्जाम में 10 नंबर के टॉपिक आएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, 10-15 क्वेश्चन हम समझेंगे, फिर हम गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश रचनाकार है। जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है भैया वो कमेंट करके बताता रहेगा, ठीक है, कमेंट करके। देखिए मोहन राकेश रचनाकार हैं, किस युग के ये रचनाकार हैं? का है भारतेंद्र युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है शुक्ल युग के और गा है शुक्लोत्तर युग के। तो देखिए ये शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं मोहन राकेश जी, ठीक है। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। समझ में आ रहा है? जिसको जिसको पता है भैया बताओ, आगे बढ़ो, आप लोग स्पीड, आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करो, बताते रहो, मुझे भी पता लगे इन स्टूडेंट को पता है। दूसरा देखिए शिकायत मुझे भी है, ये किसका निबंध संग्रह है? देखिए किसी ना किसी ने तो भैया लिखा होगा, किसने लिखा है वही आपको बताना है। शिकायत मुझे भी है भैया, मुझे भी शिकायत है, ठीक है। का है धर्मवीर भारती का, खा है फच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, गा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का और घा है हरिशंकर परसाई का। तो ये आपका है हरिशंकर परसाई जी का। शिकायत मुझे भी है, ये जो निबंध है ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है विद्यानिवास मिश्र। देखिए मिश्र को आप इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र, किस प्रकार के निबंधकार हैं? का है ललित निबंध के, खा है विचारात्मक निबंध के, गा है मनोवैज्ञानिक निबंध के, घा है भावनात्मक निबंध के। तो वो जो भैया हैं वो ललित निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं ये ललित निबंधों को ज्यादातर लिखते हैं, ये उन्हीं के रचनाकार हैं। तो का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया? पानी वानी लेकर बैठिएगा, अगर सो रहे हो तो अभी भी जाग जाओ, अगर नींद लग रही है तो पानी छिड़क लो अपने चेहरे पर, क्योंकि हमें इस बार टॉपर बनना है भैया, ठीक है। मैं आपको कहता रहता हूं, अब आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, निर्मला किस विधा की रचना है? बताइए जो निर्मला है ये किस विधा की रचना है? वैसे हिंदी में बहुत सारी विधाएं हैं, उपन्यास है, निबंध है, डायरी है, संस्मरण है, जीवनी है, बहुत सारी विधाएं हैं। तो ये किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस हैं और ये आपका उपन्यास है। निर्मला जो है ये एक उपन्यास है, दैट्स अ नॉवेल, इंग्लिश में बोले तो नॉवेल, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं और मैं आपको ये भी बता चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, कमेंट आता है कि सर नोट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं, यानी कि हिंदी के हमें नोट्स चाहिए, कहाँ मिलेंगे? किसी भी सब्जेक्ट का, पूरे सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, कहाँ मिलेंगे? देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो भैया, वहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको वहां पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो शुभम लेक्चरर ऐप जाके डाउनलोड करो, SL लिखा रहेगा, रेड कलर का लोगो होगा, जाकर डाउनलोड कर लो। जो भी बैच से इंटरेस्टेड हैं, जिनको क्रैश कोर्स चाहिए वो भी वहां से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए वो बैच आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बहुत कम फीस है और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो शुभम लेक्चरर ऐप पहले डाउनलोड करो, ज्यादातर चीजें वहीं पे मिलेंगी। 5 नंबर देखिए, किसने किसने डाउनलोड किया है कमेंट करके बताइएगा। देखिए 5वां है साहित्य लोचन गद्य की विधा है। साहित्य लोचन जो है ये किस विधा की रचना है? आपसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है आलोचना, घा है निबंध। तो ये आपका है आलोचना। साहित्य लोचन जो है ये आलोचना विधा की रचना है। 6 नंबर देखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये किस विधा की रचना है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो। का है कहानी, खा है नाटक, गा है रेखा चित्र, घा है रिपोर्टाज। तो ये आपका है भैया रिपोर्टाज। रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। 7 नंबर देखिए, संस्मरण विधा की रचना है। इसमें से कौन सी रचना संस्मरण विधा की है? का है दीप जले शंख बजे, खा है बाजे पयलिया के घुंघरू। गाना देखिए कितना अच्छा है, बाजे पयलिया के घुंघरू। गा है अरे आयावर रहेगा याद, घा है तब की बात और थी। तो आपका दीप जले शंख बजे ये एक संस्मरण विधा की रचना है। तो 7 का वाला ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर देखिए, दीप जले शंख बजे विधा है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस विधा? देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो घा वाला सही होगा संस्मरण, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब थोड़ा घुमा फिरा कर भी दिया जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतीत के चलचित्र ये किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र जल्दी बताओ, जिसको जिसको पता है बताते रहो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट। का है जीवनी, खा है संस्मरण, गा है निबंध, घा है कहानी। तो ये आपका है संस्मरण। अतीत के चलचित्र ये भी एक संस्मरण विधा की रचना है।
10 नंबर देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? ठुमरी ये कौन सी रचना है? बट जो भी अच्छी है, ठीक है। का है यात्रा संस्मरण, खा है उपन्यास, गा है कहानी, घा है रिपोर्टाज। तो ये एक कहानी है। ठुमरी जो है ये एक कहानी है, स्टोरी जो हमारी दादी माँ सुनाती है ना सबको। छोटे छोटे थे आप लोग तो सबको सुनाया करते थे, ठीक है। भूत वाला और भी बहुत सारी चीजें हमें भी सुनाते थे, ठीक है। सपने में मुझे भी डर लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10 क्वेश्चन हमने पढ़े बहुविकल्पीय, इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक हैं। ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब वो वाला मूवी नहीं, ये आगे आपको गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश पढ़ना है, उसको चलिए पढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं स्टूडेंट महत्वपूर्ण गद्यांश पे। स्टूडेंट ये 10 नंबर का आता है भैया। 10 नंबर में करना क्या होता है ये पहले समझिए। एक आपको बड़ा सा गद्यांश दे दिया जाएगा किसी भी चैप्टर का। जैसे इस चैप्टर में जो गद्यांश मैंने लिया है ये किस चैप्टर का है बताओ? 5 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। कुछ नहीं गिनने वाला मैं, क्योंकि आपको पता होगा। देखिए भूमि पहले ही आ गया है, तो देखिए इसको पढ़िए फिर हम बताते हैं, ठीक है। ये आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। गद्यांश दिया गया, ऐसे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों का आंसर दीजिए और नंबर ले जाइए 10 के 10। देखिए कैसे लिखना है सब कुछ मैं बताऊंगा। देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति चेतना होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य, आवश्यक धर्म है, ठीक है। ये जो नीचे रेखाएं दी गई हैं इसका भी हिंदी अपनी तरफ से इसकी व्याख्या भी करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक गद्यांश है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे रहेंगे। देखिए फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब जो गद्यांश दिया गया है इस किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है? तो भैया कौन है बताइए? ये है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, राष्ट्र का स्वरूप पाठ फर्स्ट चैप्टर, और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आपको गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है, तो भैया संदर्भ लिख दीजिए। संदर्भ के अंतर्गत पाठ और लेखक का नाम आता है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जो मैंने बताया था कि गद्यांश में देखिए नीचे की लाइनें, ये जो रेखाएं हैं जिनके नीचे, इनका अपनी भाषा में व्याख्या करना है। कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा ही याद करके जाए वही लिखे, थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट आप अपनी तरफ से बेटर करने का प्रयास कीजिए, जितना बेटर आप कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? इसका सबका ये इसी में आंसर दिया है। देखिए ये उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बस आंसर हमें इसी में दिया है। सिर्फ आप अगर संदर्भ लिख ले गए, रेखांकित अंश की व्याख्या कर ले गए, तो बाकी के जो नीचे के 3 क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको गद्यांश में मिल जाता है। चौथा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो वही है, देखिए निर्मूल कहीं होगा, ठीक है, इसी में है। ये देखिए क्या है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। यानी कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। बस हो गया, आंसर हो गया। 2 नंबर क्लियर। एक एक के लिए 2-2 नंबर मिलेगा भैया। 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर इसका भी। और 5वां देखिए, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है, ठीक है। सारी चीजें इसमें दी गई हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ दिया गया है, ठीक। समझ में आया? इसी में सब कुछ दिया होगा, तो ऐसे आपको लिखना है, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक। तो इतनी चीजें समझ में आप लोगों को आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक को हम सॉल्व करते हैं। अब ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, मैंने बताया ये आपका गद्यांश हो गया, लेकिन इसको हल कैसे करोगे बताओ जल्दी से, चलिए देखते हैं। अब चलिए एक एक का क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। देखिए ऐसे आपको दिया रहेगा पूरा, आप पढ़ चुके, अब कॉपी में कैसे लिखोगे? देखो पहले ये समझो कि यहाँ पे तो आपको पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो हम नहीं डालेंगे क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या तो आप अपनी कॉपी में डालेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सा गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं? ये वाला। तो इसमें क्या कीजिए, क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही करना होगा आपको। तो भूमिका लिखकर डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट वर्ड है धर्म है, ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूं, जब सॉल्व कीजिए तो लिखिए भूमि का निर्माण, ठीक है, भूमि का निर्माण, ऐसे लिख दिया।
फिर डॉट 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 डॉट, डाटिए मत भैया, ठीक है। धर्म है, धर्म है, तो भूमि का निर्माण, फिर डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा धर्म है। अब आपको एक प्यारा सा हेडिंग डालना है, संदर्भ। फर्स्ट आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ ऐसे लिखेंगे, हेडिंग ऐसे ब्लैक से लिखिएगा। भैया जो मैं रंग बिरंगे पेन यूज कर रहा हूँ, इसका यूज आपको नहीं करना है, मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे येलो का यूज किया, बट आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे ब्लैक का यूज कीजिएगा नीचे अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिए, मतलब मैं तो भैया रंग बिरंगा यूज कर रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, आप लोग थोड़ा नींद ना है, आपको अच्छा लगेगा भैया तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? संदर्भ। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रस्तुत गद्यांश। देखिए इसको समझ गए तो ऐसे ही आपको आगे के संदर्भ भी लिखने होंगे, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। देखिए कौन सा भाग है ये आपका? ये है गद्य भाग, मतलब जो भाग है आपको उसको लिखना। अगर पद्य भाग होता तो हम पद्य भाग लिखते, ठीक है। तो गद्य भाग में संकलित, ठीक है। एवं भारतीय, एवं लिख दीजिएगा, ठीक है। एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अध्येता। देखिए इनकी थोड़ी विशेषता लिख दोगे ना तो 4 में चांद लग जाएगा। आपको लिखना तो दो ही चीजें हैं, लेखक का नाम, पाठ का नाम, ठीक है। तो इसमें देखिए किसने लिखा है? डॉक्टर वासुदेव। इनकी विशेषता मैंने लिख दी, भारतीय अध्येता हैं तो डॉक्टर वासुदेव। देखिए काट पीट मत कीजिएगा, वासुदेव शरण, ठीक है। अग्रवाल, ऐसे मैंने लिखा, खूब सुंदर सा आपको लिखना है। द्वारा लिखित, अब लेखक का तो नाम हो गया भैया, पाठ का नाम कौन लिखेगा? आप ही लिखेंगे, ठीक है। तो द्वारा लिखित। अब लिखेंगे पाठ का नाम, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, शीर्षक निबंध, से अवतरित है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम ऐसे लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, ये समझ लीजिए। वैसे तो आप पाठ का नाम, लेखक का नाम हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेकिन संदर्भ के रूप में लिखेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, ये मेरा कहना है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब दूसरा हेडिंग क्या है? देखिए दूसरा हेडिंग हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका गद्यांश दिया गया था, ठीक है, ये गद्यांश है। इसके नीचे देखिए रेखाएं हैं, जैसे यहां से लेकर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है? अपनी भाषा में लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम बुक वाला ही लिखे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक, और लिखेंगे अपनी तरफ से थोड़ा मिक्सिंग करके, ठीक। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वो राष्ट्रीयता निराधार होती है, यानी कि बिना आधार के, बिना बेस के वो होगी। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व का भी अधिकाधिक जानकारी रखें, ठीक है। तो ये आपका होगा रेखांकित अंश की
व्याख्या। ठीक, तो इसमें आपको थोड़ा अपनी भाषा में चेंजेस करके लिखना है। बुक वाली भाषा कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम वही भाषा लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने लिखा, 2-2 नंबर का ये था। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब इसका आंसर इसी में दिया गया। देखिए, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आपका है आंसर। तो इसको कुछ अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से देखिए। ऐसे लिखेंगे, अब 1 2 3 करके आपको लिख देना है आंसर। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप में सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। थोड़ा चेंज करके एकदम गद्यांश से उठाकर लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंजेस करना है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, रूप में सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। यानी कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यही है कि हम अपनी इस भूमि के रूप में सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। ठीक है, ताकि ये सुंदरता और समृद्धि लगातार बनी रहे और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। इसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर यहीं पे है। देखिए यहां पे है, भूमि के पार्थिव रूप हो सकेगी। देखिए निर्मूल कहा है, इसी में आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में गद्यांश जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था, ठीक है, कि इसका आंसर कहाँ है। देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, थोड़ा अपनी तरफ से चेंज करके। 4 नंबर डालेंगे हेडिंग, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। ठीक है, बिना मूल के। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो ये पृथ्वी जो है, जो पूरी पृथ्वी है, ये सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी कि जो राष्ट्रीय विचारधारा है उसकी जननी है, मतलब इसी से राष्ट्रीय विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि जननी का मतलब है जिससे उत्पन्न हो। तो ये जो राष्ट्रीय विचारधाराएं ये हमारे पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का आंसर देंगे। टोटल 5 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के थे, टोटल 10 मार्क्स इस प्रकार से आपको मिलेंगे। बस ये है, संदर्भ थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्टार्टिंग के मैंने बताया था कि आप कॉपी लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, स्टार्टिंग के जो 4 5 10 पेजेस हैं उसमें गलतियां ना करें बिल्कुल। ठीक है, उसमें वही टॉपिक्स लिखें जो आपको एकदम से आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सीरियल वाइज लिखें, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का पद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है महत्वपूर्ण पद्यांश। हिंदी में जो पद्यांश आते हैं ये भी 10 नंबर के आते हैं। ये हिंदी के पद्य में जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका कैकेयी का अनुताप हो गया और पवन दूतिका हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किस चैप्टर का है, पहचानिए किस चैप्टर का है। देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भया तुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। ठीक है, ऐसे आपका जैसे पद्यांश था वैसे पद्यांश रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा देखिए। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5 करके, वही संदर्भ वही सारी चीजें आपको इसमें भी लिखनी होंगी। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे देखो, ध्यान से समझिएगा। पहले इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। तो देखिए क्या है, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, यानी कि एक सभा बैठी हुई है। ठीक है, सभा बैठाई गई है, तदंतर बैठी। ठीक है, एक सभा बैठी हुई है, सभा उठज के आगे, यानी कि भरत सहित जो है अयोध्यावासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात जो है भरत के साथ अयोध्यावासी जो है पंचवटी पहुंचते हैं, जहां श्री राम जी रहते हैं। तो वहां पे एक सभा बैठती है। ठीक है, पश्चात रात्र में श्री राम के कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। ठीक है, आगे देखिए, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, यानी कि ऐसा लग रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हूं। देखिए, हिंदी का जो पद्यांश है भैया वो मुझे उतना आता नहीं है। ठीक है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग उतना ज्यादा, तो आपको जिस तरह से समझा रहा हूं मैं वैसे ही आपको समझना है, क्योंकि ऐसे आपको लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, मतलब पंचवटी में भरत और अयोध्यावासी जो है वो श्री राम जी के कुटिया के सामने बैठे हुए हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, और ऐसा लग रहा है कि वहां जो लोग बैठे हैं, ऐसा आभास हो रहा है कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक
जगमगा रहे हों। ठीक है, आगे देखिए, टकटकी लगाए नए सुरे के थेवे, यानी कि वहां पे जो सभा में जो लोग बैठे हुए देवतागण जो हैं वो एकदम टकटकी लगाए, यानी कि अपनी नजरों को गड़ाए हुए वहां पर बैठे हुए थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे हुए, और परिणाम के लिए, यानी कि वहां पे जितने भी लोग थे वो कुछ निर्णय के लिए वहां पे बैठे हुए थे कि आखिर क्या निर्णय लेंगे श्री राम जी, क्योंकि भरत और अयोध्यावासी जो है श्री राम जी को अपने साथ अयोध्या ले जाने के लिए पंचवटी आए थे। ठीक है, तो वो परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे हुए, तो जितने भी देवतागण या लोग थे वो भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ ना निकाले और निर्णय ले लें, यानी कि उनके निर्णय के लिए, उनके परिणाम के लिए वो लोग एकदम बेताब थे। ठीक है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, वहां का प्रकृति जो है बहुत ही सौंदर्य और अनुपम था। मतलब उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर मंद मंद हवाएं, शीतल हवाएं चल रही थी। ठीक है, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, और वहां के जो हवाएं थी वो सबको पुलकित कर रही थी। ठीक, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, यानी कि जहां पंचवटी में श्री राम जी रहते थे ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अत्यंत मिलना दुर्लभ है, यानी कि वो चंद्रलोक था। ठीक है, वो सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, चंद्रलोक नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि चंद्रलोक में बैठे हुए हैं, कहाँ चांदनी वैसी। ठीक, वहां का दृश्य बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मनोहर चांदनी छिटक रही हो जिसका अत्यंत मिलना दुर्लभ था, और वो चंद्रलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निद जैसी। फिर क्या होता है, इसी दृश्य से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम जी ने अपने सादर सदृत अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। क्या है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निद जैसी, यानी कि प्रभु श्री राम जी ने वहां पे अपने गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो मतलब इसमें कहा गया है कि जो श्री राम जी हैं उनको वापस ले जाने भरत और अयोध्यावासी आए हुए थे कि चलिए यहाँ पे मत रहिए, घर पे चलिए, अयोध्या वापस लौट चलते हैं। ठीक है, तो उसी के परिणाम में, उसी के निर्णय को देखने के लिए लोग आए हुए थे। अब देखिए इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब चूंकि ये पद्यांश है तो यहाँ पे कवि होंगे, बताइए किस पाठ से लिया गया। ये कैकेयी का अनुताप जो है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये उसी चैप्टर से लिया गया है। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का व्याख्या करना है। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निद जैसी। ठीक है, इसका व्याख्या करना है। तीसरा है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे, बताइए किसको लेने गए थे। अभी मैंने बताया श्री राम जी को लेने वो चित्रकूट गए हुए थे, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, उसके बाद में अयोध्या का राज किसे मिला था, देखिए अयोध्या का राज्य जो है वो भरत को मिला था। ठीक है, क्योंकि राम जी को वनवास हो गया था। 5वां है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निद जैसी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मतलब इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार होगा। ठीक है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निद जैसी। ठीक, तो इसका चलिए एक एक का आंसर लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने गद्यांश सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले प्रश्नोत्तर आप डालिएगा, हम तो प्रश्नोत्तर डालेंगे नहीं, तो तदंतर तदंतर तदंतर, ठीक है, मतलब तदनंतर। ठीक है, बैठी ऐसे करेंगे, फिर डॉट डॉट करेंगे, लास्ट में इसके क्या है देखिए, निर्निध जैसी लिख देंगे यहां पे, निर्निधि जैसी। ठीक, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले वही हेडिंग डालेंगे जो हमने अभी गद्यांश में डाला था, संदर्भ। ठीक है, हमारा पहला हेडिंग रहेगा संदर्भ। ठीक है, अच्छा सा, और नीचे ब्लैक से अंडरलाइन आप कीजिएगा। देखिए पहले संदर्भ लिखेंगे, किस पार्ट से है और इसके कवि कौन है, तो लगभग उसी तरह रहेगा। देखिए चेंजेस क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या ऐसे लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश। अब आप लोग लिख दीजिए कवि का नाम, मैथिली शरण गुप्त। कवि का नाम ब्लैक से लिखना है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, द्वारा रचित, द्वारा रचित। देखिए इनका एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, बहुत ही अच्छा सा, साकेत नाम सुना होगा। साकेत किसका महाकाव्य है अगर आपसे पूछा जाए तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, साकेत महाकाव्य से
देखिए जो कैकेयी का अनुताप है ये साकेत के एक छोटे से भाग को लिया गया है, ठीक है, महाकाव्य से। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य, देखिए पाठ्य सही लिखिएगा आप लोग, ठीक है। मुझसे गलती हो जाती है तो आप लोग सुधारिए, क्योंकि आप लोगों का काम है गलतियों को पकड़ना, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, देखिए अभी वो जो गद्यांश हमने सॉल्व किया वो गद्य भाग से था, तो ये भैया पद्य भाग से होंगे। तो पद्य भाग में संकलित अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, ठीक है, ऐसे लिखना है। शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, ठीक है, ऐसे लिखना है, बस हो गया। मतलब प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब आपको पाठ का नाम कवि का नाम लिखना था, ये कवि रहे, ये पाठ रहा, ठीक है, बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ और एक एक का हम आंसर चूंकि लिख रहे हैं भैया, तो एक एक का आंसर हम लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिख दिया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का व्याख्या करना है। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। इसका अपनी भाषा में मैंने व्याख्या लिखा है। देखिए 2 लाइन का है और व्याख्या इसका काफी 7-8 लाइन का है, मतलब लाइनिंग में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। व्याख्या थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि ये कविता है। देखिए कहा जा रहा कि पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ साथ, देखिए इसमें पूरा लिख दिया गया है, ठीक है, साथ साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, कहा, हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या इच्छा लेकर आए हो, विष बताओ, ठीक है, तेरी सारी विष पुगा दूंगा। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी से बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। मतलब अपनी भाषा में लिखना है और कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं 2 लाइन में एक आध लाइन का और आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, 4 नंबर क्लियर। उसके बाद में आता है भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं, तो सिंपल सा है, ऐसे एक लाइन में लिख दीजिए, भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे, ठीक है। तो ये आपका 2-2 नंबर क्लियर हो रहा है। देखिए इन दोनों को लिखने में थोड़ा मेहनत लगा, तीसरा वाला 1 लाइन का आंसर था, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था। तो देखिए अयोध्या का राज्य भरत को मिला था, क्योंकि राम जी को वनवास हो गया तो अयोध्या का राज्य भरत को दे दिया गया था। 5वां है, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है उपमा और अनुप्रास अलंकार दोनों है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, बस हो गया। 5 क्वेश्चन थे, 2 नंबर 1 क्वेश्चन के लिए, टोटल 10 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका था महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया, ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलिए लेखक का जीवन परिचय देखते हैं, 5 नंबर वो भी क्लियर करते हैं। अब देखिए लेखक में हमने लिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय मैंने बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी शायद मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय देखते हैं। कुछ नहीं है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 12th में साहित्यिक परिचय लिखना होता है, आपने जीवन परिचय हेडिंग क्यों डाला है ना, कंफ्यूज आप लोग। देखिए जीवन परिचय मैं इतना ही कहता हूँ कि आप लोग उनका जन्म उनकी मृत्यु लिख दें, भले ही मैंने इसमें लॉन्ग लिखा हो, लेकिन आपको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। उनके साहित्यिक परिचय पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय और कृतियां आपको लिखनी होती है। तो मैंने तो थोड़ा बड़ा लिखा है, आपको थोड़ा सा लिख देना है इनका जन्म इनकी मृत्यु। देखिए प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र पौरोहित्य करते थे, ठीक है। आगे देखिए इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई, मतलब ज्यादा शिक्षा इनकी नहीं हुई। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा पहली पुस्तक के दूसरे
पाठ खा टा माला खटमल टामा टम 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 टल, ठीक है, टम टम होगा शायद, टामा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, टामा टामा टम 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 रहेगा, ठीक है, टम टम। फिर साधारण संस्कृत, 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई थी। मतलब देखिए भैया, जीवन परिचय में आपको छोटा सा लिखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इतना लिख दीजिए, बहुत है। मेन हमारा ये भैया है साहित्यिक परिचय। देखिए इसको कैसे लिखोगे, देखिए प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, मतलब ये क्या थे, इनका परिचय साहित्य में, हिंदी साहित्य में कैसा है ये लिखना होता है। तो देखिए प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्ट ताज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। इनकी अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की, मतलब बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की थी। फुटकर रचनाओं का मतलब क्या होगा, और पत्रकारिता भी, इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की, ठीक है। थोड़ा और लिखेंगे इसमें, इनके पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है साफ साफ कि आप लोग जीवन परिचय छोटा सा लिखें। साहित्यिक परिचय आप जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिखिए, जैसा आपके पास टाइमिंग हो, क्योंकि मेन नंबर आपको साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं पर दिया जाता है। लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए, ठीक है। तो आप साहित्यिक परिचय लिखिए, ज्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा आपको लिखना है। फिर रचनाओं पर आते हैं। इनकी कृतियां और रचनाएं एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए कौन कौन सी विधाओं की रचना की। रेखा चित्र में इन्होंने महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, मतलब इन सब की रचना इन्होंने की थी। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, ठीक है, और ये आपका महके आंगन चहके द्वार, इतनी चीजें रचनाएं की थी रेखा चित्र में। लघु कथा में इन्होंने आकाश के तारे, धरती के फूल, इसकी रचना की। संस्मरण में इन्होंने दीप जले शंख बजे, अभी मैंने बताया, इसकी रचना की। ललित निबंध में इन्होंने क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पयलिया के घुंघरू, ठीक है, इसकी रचना इन्होंने की। संपादन में इन्होंने अपने नया जीवन तथा विकास के 2 पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है, ठीक है। तो ये इनका संपादन क्षेत्र है, मतलब नया जीवन तथा विकास, 2 पत्रों का संपादन इन्होंने किया था। देखिए ये इनकी पत्रिका है नया जीवन और ये है विकास, ये इनकी दोनों पत्रिकाएं हैं। 2 पत्रों को संपादित इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका संपादन, मतलब इतनी रचनाएं इन्होंने की थी। समझ में आ गया, इसको मैं हटाता हूं। अब पढ़ते हैं कवि का जीवन परिचय, ठीक, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो कवि हमारे हैं इंपॉर्टेंट, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, ठीक। कवियों में हम पढ़ेंगे भैया रामधारी सिंह दिनकर जीवन का जीवन परिचय, 5 नंबर का आता है। और मैंने बताया जीवन परिचय जो हिंदी में है भैया वो फिक्स होता है, मतलब 2-3 कवि, 2-3 लेखकों का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, 5-5, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस आपको याद कर लेना है। देखिए जीवन परिचय समझिए थोड़ा सा। देखिए मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, लेकिन आप लोग मत लिखिएगा इतना बड़ा। इनका नाम, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, थोड़ा बहुत इनकी माता पिता हो तो उनका नाम लिख दीजिएगा बस, ठीक है। बाकी साहित्यिक परिचय पर विशेष ध्यान देना। देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया, देखिए कहाँ हुआ था इनका जन्म, मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया, अतः बड़े भाई वसंत और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा, ठीक है, आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 को हो गया, ठीक है। समझ में आ। साहित्यिक परिचय देखिए, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनकी काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर, ठीक है। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। मतलब ये किस प्रकार के कवि थे, क्या क्या करते थे, कैसा कैसा परिचय है इनका साहित्य में, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। कृतियों में देखिए इनकी रचनाओं में, कृतियां हेडिंग डालिए या रचनाएं, दोनों सेम है। दिनकर जी का साहित्य विपुल है जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक
गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं देखिए, काव्य रचनाओं में इन्होंने रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ऐसा आता है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, ठीक है, तो आपको हेडिंग हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है, ठीक है, या फिर इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है, ऐसे आता है। खंड काव्य में इन्होंने रश्मि रथी लिखा है, 12th में हिंदी में रश्मि रथी भी है, ठीक है, बहुत सारे जिलों में। कविता संग्रह में इन्होंने रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरिनाम, इन सारे कविता को इन्होंने लिखा। बाल साहित्य में धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये सारे इनके बाल साहित्य रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया था। तो रचनाओं में आपको ऐसे ही लिखना है, पूरे का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस ऐसे समझना है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। छोटा सा जीवन परिचय, बड़ा सा साहित्यिक परिचय और इनकी सारी रचनाओं लिख दो, 5 नंबर ले जाओ, ठीक है। ये समझ में आ गया। कवि का जीवन परिचय भी देखिए, मैं सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जो बच्चा इसको पढ़ेगा, अच्छे से नोट करेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही टॉपर बनेगा। और आप अगर आप लोग नोट नहीं करना चाहते, नोट्स आपको चाहिए, तो शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी फैसिलिटी आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, आज कहानी में जो हमने लिया है वो है पंचलाइट कहानी। 12th में आपको पता ही है, 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट, बहादुर, यही दोनों आती हैं 5 नंबर की। 5 नंबर एकदम पक्का रहता है। पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लो, ये 5 नंबर आपके हाथों में होगा, कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। देखिए क्या है पंचलाइट, रेणु जी के, इसका सारांश हम पढ़ेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश वैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया इसको, लेकिन पढ़ लेते हैं इसमें। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। देखिए, रेणु का फुल फॉर्म होगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देखिए, बिहार में एक महतो टोली है, इसमें अशिक्षित लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीजें समझते हैं। जैसे लालटेन जानते हैं, हमारे लोगों में पहले चलता था लालटेन, वही पंचलाइट है भैया, ठीक है। उसी की तरह मैंने पहले भी पढ़ा है। तो ये जो सीधे साधे लोग हैं, क्योंकि बहुत पिछड़े लोग हैं, तो ये उसको बहुत सम्मान की चीज़ समझते हैं। जैसे देखिए, हम लोग अभी कोई बढ़िया सी गाड़ी ले आए, ऑडी ले आए या मर्सिडीज ले आए, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे इसके यहाँ मतलब बहुत आपको प्राउड फील होगा। वैसे ये लोग पंचलाइट लेकर आए थे, इन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत सम्मान की चीज़ ये समझ रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। उस पंचलाइट को देखने के लिए औरत, बालक और मर्द सब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हम लोग कोई बड़ा 4 व्हीलर या फिर कोई लग्जरी गाड़ी लाएं, तो बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अगल बगल के मोहल्ले के लोग, ठीक है। वैसे वहां पे भी इकट्ठा हो गए। सरदार अपनी पत्नी को, पत्नी लिख दीजिएगा, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब वो सरदार थे गांव के, भैया मुखिया जी, वो अपने पत्नी को आदेश देता है कि भैया कि सॉरी भैया नहीं, पत्नी जी, ठीक है, पूजा पाठ का प्रबंध कर लीजिए, पंचलाइट लेकर आए हैं हम लोग, ठीक है, सरदार जी कहते हैं। आगे देखिए, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। बहुत सारे लोग हैं वहां पे, सब खूब मजा कर रहे हैं, आज तो पंचलाइट जलेगा, बट कौन जलाएगा? वो अनपढ़ लोग, वो सीधे साधे लोग पंचलाइट जलाना जानते ही नहीं। देखिए, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब इसमें एक हीरो है हमारे भैया, वो है गोधन, और उन्हीं में एक हीरोइन है मुनरी, ठीक है। तो गोधन जो है मुनरी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो गाना वाना गाते हुए जाता था गोधन मुनरी के सामने से, उसके घर के। तो मुनरी की मम्मा जो है गुलरी का की, उन्होंने लोगों से शिकायत कर दी थी। अभी देखिए, कोई आपके सामने कोई लड़की है, उसके घर से गाना गाते हुए कोई लड़का जाएगा, तो उसके परिवार वाले क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। वो तो डायरेक्ट थाने में चले जाएंगे, लेकिन ये सरदार से शिकायत करते हैं, ठीक है। देखिए, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गाँव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। आगे बढ़ते हैं। करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। मतलब मुनरी की मम्मा जो है, क्योंकि भैया गोधन जो है मुनरी से प्रेम करता था, तो आगे से गाना वाना गाते हुए चलता है, भैया सनम रे मैं तेरा सनम हो रे। अब भाई जो गाना गाएगा तो उसकी माता जी को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। मतलब जो पंचायत के लोग हैं उसको बिरादरी से निकाल रखे थे, क्योंकि ये देखिए बिहार का पिछड़ा गांव है,
तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। इसमें पंचलाइट को बहुत बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं लोग, ठीक है। अब जलाना सिर्फ उसमें गोधन को ही आता था, वो समझ लीजिए एक्टर है एक प्रकार से। आगे देखिए, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, क्योंकि भैया हीरोइन है तो इनको पता है हीरो क्या क्या कर सकता है, ठीक है, सारी चीजें। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। मतलब जब वो गोधन जो है पंचलाइट जला देता है तो पुनः उनको जाति में ले लिया जाता है, क्योंकि गांव की इज्जत बच जाती है, ठीक है। अगर नहीं जला पाते तो दूसरे गांव के लोग मजा लेते कि लेकर आए भी किसी तरह चंदा उंदा लगाकर, और वो जला भी नहीं सके, ठीक है। तो क्या हुआ, जब गोधन उसको जला देता है तो उसको पुनः जाति में ले लेते हैं। आगे देखिए, मुनरी की माँ गुलरी काकी भी काफी ज्यादा प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का आमंत्रण देती है। मतलब जिसने गोधन की शिकायत पंचों से की थी, आज उसी ने उसको भोजन यानी कि रात के भोजन डिनर के लिए इनवाइट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश थी। आगे देखिए, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि जो पंच की पंचायत के लोग हैं वो भी कह देते हैं कि आपने तो मेरी इज्जत रख ली, अब आप खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारा सात खून माफ, जो भी गाना गाना हो, ठीक है, बॉलीवुड का। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। देखिए, ये जो कहानी है ये कथानक सजीव है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार में बैठकर इस कहानी की रचना की है, ठीक है, उसको लिखा है। सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। मतलब ये जो कहानी है ये एक प्रकार की सजीव कहानी है। वहां पे बैठकर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये कहानी पूरी लिखी थी, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, आ चुके हैं अपने संस्कृत गद्यांश पर। ये जो टॉपिक है भैया ये 7 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको कैसे क्लियर करोगे? देखिए, इसमें 2 गद्यांश रहेंगे, 2 में से किसी एक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब ऐसा ही रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले तो आपको संदर्भ लिखना है, इसमें आपको संदर्भ में पाठ का नाम केवल लिखना है, क्योंकि इसमें कवि का नाम या लेखक का नाम नहीं दिया गया, ठीक है। देखिए, ये आपके किस चैप्टर का है? याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच मैत्रेय उद्यास्यन अहम अस्मात् अस्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माण इत मैत्रेय उवाच यदि इदम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्की तेनाहमृत अस्यामित याज्ञवल्क्य उवाच नेति। देखिए भैया, ये आपके आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का है, और पढ़ने में भैया संस्कृत कितना ज्यादा तेज है हमारा आप सभी को पता है, और कितना ज्यादा तेज है आप सबका ये मुझको पता है, ठीक है। किसका किसका संस्कृत बहुत अच्छा है कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, संस्कृत में ऐसे गद्यांश रहेगा, आपको करना क्या, पहले इसका संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी में अनुवाद मैं कर देता हूं। देखिए, जितना मुझे पता उतना मैं बता रहा हूं। देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुवाच मैत्रेय, यानी कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा। देखिए, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय मुवाच मैत्रेय से कहा, मैत्रेय, हे मैत्रेय। अब मैत्रेय कौन है, चैप्टर पढ़ेंगे पता चल जाएगा। देखिए, उद्यास्यम अहम अस्मात् अस्थानादस्मि, यानी कि उद्यास्यम, मैं जो है अहम अस्मात् अस्थानादस्मि, यानी कि मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूं। ऊपर का मतलब क्या है कि गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वो पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाले हैं, ठीक है, जो याज्ञवल्क्य हैं, ठीक है। वो क्या है, वो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर इस स्थान से अलग पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जा रहे हैं, मतलब ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ऊपर का मतलब कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। देखिए भैया, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। बाकी जो चैप्टर है इसमें वो तो आसान है, बहुत अच्छे से मैं हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ, ठीक है। इसे चैप्टर को ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहीं भी त्रुटि होती है तो आप लोग हिंदी का किताब लेकर संस्कृत का बैठिएगा और उसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माण इत। अब वो कहते हैं ततस्ते, ठीक है, अतः अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्मात इत, तो वो कहते हैं अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मतलब उनकी 2 पत्नियां हैं, तो दूसरी जो पत्नी है वो कह रहे हैं कि क्या मैं इसके साथ तुम्हारा बंटवारा कर दूं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, मैत्रेय उवाच, यानी कि मैत्रेय ने कहा, क्या कहा, यदि इदम सर्वा पृथ्वी, ये दिए संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, वित्तेन का मतलब धन से पूर्ण हो जाए, स्यात, ठीक है, धन से पूर्ण हो जाए, तत तब भी किम तेना मृता अस्यामित, तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तो फिर मैत्रेय कहती हैं कि यदि ये पूरी धरती,
यदि ये पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं अमर हो सकती हूँ। मतलब जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा कि मैं यहाँ इस स्थान को छोड़कर मैं पारिव्राज्य नामक आश्रम में जा रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो मैत्रेय कहती हैं कि अगर ये पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। भैया अमर कोई नहीं हो सकता, और पैसा है, पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है। देखिए पैसे से कुछ नहीं होता, ये सारा पैसा छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। तो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं कि मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक, डिमोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक से समझा रहा हूं। आगे देखिए याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। मैंने भैया पूरा समझाने का प्रयास किया, समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाऊंगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या तो आप ही को डालना होगा भैया, मैं डालूंगा नहीं। अब करना क्या है, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपको याज्ञवल्क्य जैसे 2 गद्यांश दे रहेंगे, एक आपको सॉल्व करना, तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा याज्ञवल्क्य, ठीक है, फिर डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है, फिर लिख दीजिएगा उवाच उवाच नेति, ठीक है। मतलब ये मैं क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं लिख रहा हूं ताकि आपको भी ऐसे ही लिखना है। जो भी आप गद्यांश सॉल्व करें पहले उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट में डॉट डॉट करके उसका लास्ट वर्ड लिख दीजिएगा। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने यही वाला गद्यांश सॉल्व किया है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ, तो एक प्यारा सा हेडिंग हम डालेंगे भैया। अब देखिए हेडिंग मैं डालूंगा ब्लैक से, क्योंकि आज मैं ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं रंग बिरंगे पेन का यूज कर देते हैं। मैं तो करता हूं भैया, और रंग बिरंगे का यूज नहीं करना है, इसी से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। जो पीला नीला सॉरी पीला हरा लाल ये सब यूज मत कीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो नंबर भी लाल लाल मिलेगा, मतलब 0/वैल्यू, ठीक। तो संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखेंगे, सिर्फ चैप्टर का नाम देखिए, प्रस्तुत, संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है तो प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब पुस्तक के, ठीक है, संस्कृत भाग, बताइए कौन सा भाग है ये, संस्कृत भाग, भैया संस्कृत है, गद्यांश पद्यांश नहीं है, ठीक है, संस्कृत भाग। तो ऐसे हमने कर दिया संस्कृत भाग, इसको ब्लैक से लिखिएगा, में संकलित, में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, पाठ का नाम है आत्मज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, एवं सर्वज्ञ, ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है, नामक। भैया राइटिंग और अच्छे से आप लोग लिखिएगा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हमसे भी सुंदर, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड की कॉपी लिखेंगे। जितना भी पूरे साल पढ़ा है, एंजॉय लिया है ना, वो सारा 3 घंटे में आपको दिखाना होगा। कोई भी स्टूडेंट है, आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है एग्जाम से पहले। कॉपी कैसे लिखें इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, मैं कॉपी कैसे लिखें पूरी कॉपी में दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे लिखना है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। मतलब आपको पाठ का नाम लिखना है, संदर्भ ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जो भी पूरे साल पढ़ा है, बहुत तेज हैं आप, बहुत तेज हैं। अगर 3 घंटे आप अच्छे से नहीं लिख पाए एग्जाम वाले दिन तो आपका तेज होना बेकार है, ठीक है। और कोई गधा भी है, मतलब गधा नहीं कहूंगा बच्चों को, जो बच्चा कमजोर है, ठीक है, अगर वो 3 घंटे में बहुत अच्छे से लिख गया तो भैया वो टॉपर से भी ज्यादा नंबर ला सकता है। अब इसी का अनुवाद आपको लिखना है, हेडिंग डालेंगे ऐसे, देखिए थोड़ा नीचे, आपको गैप नहीं रखना है, डायरेक्ट लिखना है नीचे, ठीक है। अनुवाद एक लाइन छोड़ के देखिए, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय, मैं गृहस्थाश्रम, ठीक है, को त्याग कर इस स्थान से ऊपर पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूं। अतः इस, देखिए इसको आश्रम कर दीजिएगा, आप सरा बनाइएगा, ठीक है। अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सुनकर मैत्रेय ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ठीक है। बस यही चीज मैंने अभी बताया था, ठीक, और इसी को देखकर बताया था, ध्यान में रखिएगा।
ठीक। तो आपको भी समझना है, पढ़ना है। और वैसे हिंदी संस्कृत के जो गद्यांश हैं वो किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। तो संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा और पंचशील सिद्धांता, महामना मालविया, ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 7 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। संदर्भ लिखा, अनुवाद लिखा भैया, 7 नंबर ले जाइए, कुछ है नहीं इसमें, फ्री के नंबर हैं, तो ये 7 नंबर आपको क्लियर हो गया है। ठीक, तो गद्यांश समझ में आ गया, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश, हिंदी संस्कृत के जो श्लोक होते हैं। अब भैया चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं। और पद्यांश बहुत ही इजी टॉपिक है और एकदम फिक्स टॉपिक है। ये जो 7 नंबर होते हैं भैया एकदम फिक्स होते हैं, ये आपके हाथों में होते हैं, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसी के हाथ में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या, मैंने बताया था जो आपका पद्यांश है, सिर्फ एक ही चैप्टर है आपके पूरे संस्कृत में पद्यांश का, वो है सुभाषित रत्नानी। जिसने भी सुभाषित रत्नानी के श्लोकों को अच्छे से पढ़ लिया हिंदी मीनिंग के साथ, 7 नंबर उसका क्लियर। ठीक है, बाकी 1-2 चैप्टर में एक एक श्लोक है, उसको तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर का श्लोक आपको पढ़ना है। 10, 12, 15 जो भी हो, 17 होंगे या 16 होंगे, ऐसे कुछ होगा, 15 होंगे, ठीक है, 15 शायद, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, 7 नंबर क्लियर। देखिए एक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीम ताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनवा। ठीक है, मतलब क्या कहा जा रहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीम ताम, यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी कि बुद्धिमानों का जो समय है वो काव्य शास्त्र विनोदेन, जो बुद्धिमानों का समय है वो काव्य और शास्त्रों को पढ़ने या फिर उसका आनंद लेने में बीतता है। ठीक है, कालो गच्छत धीम ताम, देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोद, इसके आनंद में कालो, जो बुद्धिमान लोग हैं, गच्छत धीम ताम। ठीक है, कालो मतलब समय, कालो का क्या होता है मतलब समय, काल का मतलब क्या होता है समय, गच्छत उनका बीतता है, धीम ताम, धीम ताम का मतलब होता है जो बुद्धिमान लोग होते हैं। तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के विनोद या आनंद में बीतता है, जबकि व्यसनेन चा मूर्खाणाम, व्यसन का मतलब क्या होता है, व्यसन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, चा मूर्खाणाम यानी कि मूर्ख लोगों का, निंद्रा सोने में, कलहन हुआ। ठीक है, और जो कलहन हुआ और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय बुरे शोकों में, सोने में या फिर लड़ाई झगड़े में बीतता है। मतलब कहने का ये है जो भैया हमारे बुद्धिमान बच्चे हैं उनका समय बुक पढ़ने में, अब यहाँ पर काव्य शास्त्र पढ़ने में है, तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है, वो काव्य और शास्त्र को पढ़ते हैं, उसका एंजॉय लेते हैं। जबकि व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रया कलहेनवा, जो मूर्ख लोग हैं उनका समय बुरे शौक वो पालेंगे, सोने में, लड़ाई झगड़े में, इन सब में बीतता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। इसमें भी करना क्या होता है, दिया रहेगा, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ, लेकिन वैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन। ठीक, तीनों भैया साथ में है तो तीनों को साथ में लिखेंगे, फिर हम डॉट डॉट करेंगे, डॉट डॉट कर दिया, फिर लिख देंगे कलहेन वा, कलहेन, सॉरी ब्लैक से लिखिएगा, गलती से मैं ब्लू से मैंने लिख दिया, तो कलहेन वा। ठीक, ऐसे मैंने लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे भैया संदर्भ, हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा, इसमें भी संदर्भ लिखना होता है कि आखिर किस चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हमने हेडिंग एक प्यारा से डाल दिया संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, जो उसमें लिखा था वैसे इसमें भी लिखेंगे, बस यहाँ पर क्या है कि हम पद्यांश लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक भी लिख सकते हैं, पद्यांश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए कौन सा भाग है मेरे स्टूडेंट्स, ये भी है आपका संस्कृत भाग। ठीक है, तो संस्कृत भाग, ठीक, में संकलित ठीक है, में संकलित सुभाषित रत्नानी। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मैंने बताया सुभाषित रत्नानी, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी चैप्टर का आ गया है। ठीक है, सुभाषित रत्नानी। ठीक, ये आपका हो गया, नामक पाठ से अवतरित
ठीक, तो भैया प्रस्तुत पद्यांश, जो ये पद्यांश दिया गया ये हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी तो मैंने बता ही दिया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन। ठीक है, देखिए हिंदी क्या होगा, अनुवाद हेडिंग डालेंगे। देखिए, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद या फिर आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। बस हो गया 7 नंबर, ये भी क्लियर। ये छोटा होता है उससे भैया, ठीक है, उसके छोटे भाई हैं, तो ये 7 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो चुका है। ठीक, तो ये 2 टॉपिक स्टार्टिंग के थे, 14 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक, वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे फर्स्ट देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब क्या होता है, इतना ही क्वेश्चन रहेगा जितना ब्लैक से लिखा हुआ है। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। तो आपको ये अर्थ एग्जाम में लिखना है, और फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालकर लिखना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि रंग बिरंगे पेन का यूज मत कीजिएगा, सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन हो या स्केच हो। ठीक है, ये जो मैंने अभी यूज किया इसका यूज मत कीजिएगा, दिखने में अच्छा लगता है लेकिन एग्जामिनर अच्छा नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यही काला वाला जो लिखा है ब्लैक वाला, यही इतना आपको दिया जाएगा। आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे और इसको वाक्य प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपके वाक्य में आना चाहिए, तभी वाक्य प्रयोग सही होगा। देखिए, राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चल गया तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो इसमें देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना ये इस वाक्य में आ गया है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब आप राजेश की जगह पर महेश, राकेश कुछ भी लिख सकते हैं, नाम में क्या रखा है भैया, आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चल गया तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। ऐसे दूसरा देखिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए भैया, ऐसे ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स, ऐसे ही मैराथन क्लासेस मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब होता है समूल विनाश करना। ठीक, इसको आप ब्लू पेन से लिखिएगा, ये हेडिंग मॉडल मत लिखिएगा, इसमें जो कुछ लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप इसको ब्लू पेन से लिखिएगा, ये आपको ब्लैक से लिखना है। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी कि अगर कोई शत्रु देश, कोई दुश्मन देश हमारा है, वो अगर भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारतीय सैनिक को मेरा सलाम है। ठीक है, आप सभी का होना चाहिए, क्योंकि आप वो लोग जागते हैं तभी हमें सोने को मिलता है। ठीक है, वे लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं। ठीक, समझ में आए। तीसरा देखिए, गाल बजाना, इसका मतलब होता है डींग मारना। बहुत सारे होते हैं कि डींग मारते रहते हैं, अरे लाने वाला हूं भैया मैं फॉर्च्यूनर, ठीक है, जबकि घर में कुछ नहीं है, लाने वाले भैया फॉर्च्यूनर, डींग मारना। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बातें करना। देखिए, मात्र गाल बजाने से ही तुम किसी काम में सफल नहीं हो सकते, सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। यहां पर आप सभी को भी सीखना चाहिए, पढ़ने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए, टॉपर बनने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। सिर्फ बड़ी बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं इतना लाऊंगा 90%, मैं 95% लाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को इतनी मेहनत, इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, क्योंकि गरजने वाले, बरसने वाले कभी गरजते नहीं हैं। तो किसी से कहो मत मैं इतना लाऊंगा, आपके अंदर से इतनी तैयारी कर लो रूम में बैठकर कि आपके आसपास वालों को भी पता ना लगे, 6 महीने के लिए बंद कर लो खुद को, पता ना लगे कि बच्चा कर क्या रहा है। और जब तुम लेकर आओगे 95%, 97% टॉपर बनोगे, तब लोग तुम्हें समझेंगे कि आखिर ये अंदर कर क्या रहा था। ठीक, तो समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो नया टॉपिक हमारा आया है, आप पठित गद्यांश।
अब देखिए आप पठित गद्यांश पर हम आ चुके हैं मेरे भाई, और 5 नंबर का ये आएगा स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें एक बड़ा सा गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, सही ऑप्शन लिखना है। देखिए पढ़िए, बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही वे रूपायित करने में सफल हो पाए हैं। आप विभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दोनों की लहलहाती सुनहरी फसल, हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और साल की पक्षियों की बहती हुई मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उत्तुंग शिखर, सुंदरवन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे रहते हैं। ठीक है, मतलब ये अपठित गद्यांश, नाम से स्पष्ट है कि इस गद्यांश को आप पढ़े नहीं रहेंगे। हमारे जो हिंदी का गद्यांश है उसको तो आप पढ़ते हैं, वो पठित होता है, लेकिन ये अपठित है। ठीक है, अभी और है, उसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए आगे, प्राकृतिक घटाओं से भरी पूरी ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। इस अनोखे वरदान में के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला है, अथवा वे हैं जो आप विभाजित बंगाल में रह चुके हैं। ठीक, इतना बड़ा आपका गद्यांश है, और भी बड़ा दिया जा सकता है भैया, लेकिन आप लेंथ को देखकर मत डरिए कि इतना बड़ा है, नहीं कर पाएंगे। देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट है, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से कौन भर देते हैं। 4 ऑप्शन है, नदियों, नहरों और खेतों के चित्र, दूसरा है नदियों, समुद्रों और हीरे पन्नों के दृश्य, तीसरा है चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, और चौथा है फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नदियों, नहरों और खेतों के जो चित्र है वो किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। तो आपको करना क्या, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और फर्स्ट का लिख देना है। फर्स्ट का फर्स्ट सही है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक नंबर के 5 रहेंगे। दूसरा देखिए, लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। देखिए यहां पर पूछा गया कैसा नहीं है, ये नहीं पूछा गया कैसा है। तो देखिए फर्स्ट है अविस्मरणीय, सेकंड है मायावी, थर्ड है आकर्षक, फोर्थ है असामान्य। तो इसका राइट आंसर होगा असामान्य। देखिए लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला जो है वो धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय भी है, मायावी भी है, आकर्षक भी है, लेकिन ये असामान्य नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं पूछा गया था कि कौन नहीं है, तो ये भैया नहीं है। अभी मैं आंसर बताऊंगा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है। मतलब आपको इसी गद्यांश में सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है फसल घनी, सेकंड है समुद्र तट रेतीले, थर्ड है कंचनजंगा मंद हवा, फोर्थ है चाय बागान सुनहरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समुद्र तट रेतीले। ये जो है ये गद्यांश के आधार पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखिए, बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए, यानी कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कारण सही है। ठीक है, इसमें 2 कथन और कारण दिए गए थे, वो मैं लिख देता हूं, शायद इसमें नहीं लिखा है लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ऐसे आपका एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए कि कौन सही है कौन गलत है। तो कथन है कि ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, और कारण है ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। तो बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट है कथन और कारण दोनों असत्य हैं, दोनों गलत हैं। सेकंड है कथन और कारण दोनों सत्य हैं, यानी कि सही है। तीसरा है कथन सत्य पर कारण असत्य है। चौथा है कथन असत्य है पर कारण सत्य है। मतलब इसमें आपको बताना है कि कथन सत्य है कि कारण सत्य है, या दोनों असत्य हैं, या कैसा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कथन और कारण दोनों सही हैं। देखिए इसमें जो है कथन, ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, ये भी सही है। और ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है, ये भी सही है। तो यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, एक एक नंबर का रहेगा सारा क्वेश्चन। 5वां देखिए,
इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? फर्स्ट है बंगाल के जादू को बताना, सेकंड है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, थर्ड है बंगाल में बिताए दिनों की याद, फोर्थ है प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। तो भैया सिंपल सा है, दूसरा सही है। अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य मेनली बताया गया, तो यही सही होगा। तो आपको करना क्या है, अब उठाना है एक पेज और इसका आंसर आपको फटाफट लिख देना है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक पेज ले लिया है, तो देखिए ये एक पेज है मेरे पास, इसमें आपको करना क्या है, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है, ठीक है। ऊपर वो तो आपको डालना है, कॉपी कैसे लिखते हैं वो जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट का कौन सा सही है, इसको ब्लैक से लिखना है, फिर लिखना है इसका फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट का फर्स्ट कौन सा सही है, जैसे इसमें जो सही हो, इसमें कौन सा सही था मैंने बताया था, फर्स्ट का फर्स्ट ही सही था, नदियों, तो जो सही है उसको लिखिए, नदियों, नहरों और खेतों के चित्र, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, तो इसको सही कर देंगे, ठीक है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए कौन सा सही है, लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है, तो वो असामान्य नहीं है, तो चौथा सही है। तो ऐसे हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, दूसरे का जो है ये चौथा वाला सही है, ऐसे 4 लिख दीजिएगा तब लिखिएगा। अब 4 कौन सा है, देखिए असामान्य, तो यहां पर सिर्फ लिख देंगे असामान्य, असामान्य, ठीक, ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक, समझ में आया। दूसरे को ऐसे लिख दीजिएगा, फिर तीसरे क्वेश्चन को लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है, तो मैंने बताया था भैया दूसरा सही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए तीसरा लिखेंगे यहां पर, मतलब देखिए आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब तीसरे का कौन सा सही है, दूसरा सही है। अब ये आप लोग कहेंगे अरे सर जी आप तो आंसर लिखते जा रहे हैं, कहां मिलेगा हमें, देखिए आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा है समुद्र तट रेतीले, ये सही है, तो यहां पर लिख देंगे समुद्र तट, ठीक है, रेतीले। ऐसे अब हम चौथा देखेंगे क्या है, 4 नंबर, 4 का कौन सा सही होगा, देखिए बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता पर रखिए, तो इसका दूसरा सही है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो यहां पर इसका 2 नंबर लिखेंगे ऐसे। कथन कारण अभी मैंने आपको बताए थे, ठीक है, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, यहां पर लिख देंगे कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ठीक है। पांचवा देखिए 5 नंबर, ऐसे 5 नंबर डालेंगे और पांचवा लिखेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा था कि इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, तो दूसरा आपका सही था अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, तो पांचवा का जो है दूसरा सही है, ठीक है। क्या है ये, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, ठीक है, ये सही है भैया। बस पांचों का आंसर हमने लिख दिया, यही लिखना है मेरे स्टूडेंट, 5 नंबर आपका क्लियर, यही 5 लाइन के लिए 5 नंबर मिलेगा, कितना इजी है। 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है उससे पूछे, जो टॉपर बनने से रह गया बेचारा, ठीक, उससे पूछे 5 नंबर कितना होता है, 1-1, 2-2 नंबर के लिए रैंकिंग घट जाती है, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, ठीक, समझ में आ गया, 5 नंबर ये भी क्लियर। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द युग्म। इसका मतलब क्या होता है, 2 शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए फर्स्ट है गृह ग्रह, गृह ग्रह दोनों पढ़ने में सेम है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। देखिए का है घर और नक्षत्र, खा है घर और गृहस्थी, गा है गिरोह और घर, खा है गांव और घर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का घर और नक्षत्र। देखिए इस ग्रह का मतलब होता है घर, इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, तो ये आपका सही होगा, मतलब जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, और आपको सही अर्थ चूज करना है, ठीक है। दूसरा देखिए कटिबंध कटिबद्ध, इसका मतलब क्या होगा, का है फेटा और तैयार, गा है करधनी और तैयार, गा है तैयार और बावजूद, घा है उद्धत और उद्घृत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, करधनी और तैयार, ठीक है, कटिबद्ध कटिबद्ध, ठीक, दोनों में अंतर है, ठीक। तीसरा देखिए निंद्रा तंद्रा,
ठीक, इसका मतलब क्या होगा? का है सो जाना ऊँघना, खा है नींद आलस्य, गा है जागना सोने जैसी स्थिति, घा है आलस्य जागृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सो जाना ऊँघना, यानी कि निंद्रा का मतलब सो जाना, तंद्रा का मतलब ऊँघना। और एक चीज यहाँ पर और आपको ध्यान देना है, देखिए ये जो लिखा हुआ है कटिबद्ध, ये इस प्रकार से लिखा हुआ, ऊपर मैं लिख देता हूँ कटिबद्ध, ठीक है, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेकार्थी शब्द। नाम तो आपने सुना ही होगा, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। जब छोटे छोटे थे तो पर्यायवाची शब्द बोलते थे इसको, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखिए अमृत, अमृत को किन किन नामों से जानते हैं? देखिए इसको सुधा भी बोलते हैं, सुधा, मुक्ति, दूध, मतलब इन सब नामों से भी इनको पुकारते हैं। औषध, ऐसा मत समझिएगा कि जो दूध है भैया वो अमृत है, हम पी लेंगे अमर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन कहते हैं इसको। दूसरा देखिए कवि, कवि को किस नाम से जानते हैं? शुक्र, सूर्य, शुक्र, सूर्य, ऋषि, और कविता का रचयिता, इसको भी कवि कहते हैं, कविता का रचयिता। इसके बाद में हमारा नदी है। नदी को किन किन नामों से जानते हैं? नदी को बताइए, पर्वत कह सकते हैं इसको, पर्वत। 14 अक्षरों का एक छंद कह सकते हैं, 14 अक्षरों का एक छंद, ठीक है। उसके बाद में क्या कह सकते हैं? झील आदि से निकलने वाला जल का प्राकृतिक प्रवाह, झील आदि से निकलने वाला जल का प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह, ठीक है, ये नदी है भैया। इसको इस सब नामों से जानते हैं, थोड़ा लॉन्ग नेम है बट नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। टॉपिक का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया आपको स्टार्टिंग करने से पहले वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाम सुना होगा, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना। देखिए जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अचिंत्य, अचिंत्य। दूसरा देखिए, दूसरा है कभी निष्फल ना होने वाला, इसको एक शब्द में हम बोलते हैं अमोघ। मतलब एक शब्द में, जैसे देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोलेंगे, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको नास्तिक बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से। तीसरा देखिए, खाने के बाद बचा जूठा भोजन, जो खाने के बाद जो जूठा भोजन बचता है ना उसको हम लोग कहते हैं उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। लेकिन इसको कौन बोल पाएगा कि भैया उच्छिष्ट को उधर रख दो? यही कहते हैं कि जो बच गया खाना उसको रख दीजिए, कोई खा लेगा, ठीक है, डॉगीज वॉगीज। तो ये आपका होता है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया अनेक शब्दों के लिए। सर बहुत क्वेश्चन है, इसमें पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को बहुत आगे ले जा सकती है, अमीर बना सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक है वाक्य संशोधन। मतलब इसमें क्या होगा, आपको वाक्य दिया जाएगा, उसमें गलती रहेगी, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखिए, मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं, तो मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं, ये थोड़ा पढ़ने में अजीब नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग बैड, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे? मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। दूसरा देखिए, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो भैया 2 बार पर्वत लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं लिख सकते हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, बात तो सेम ही है, तो फिर पर्वत क्यों लिखना? तो एक ही पर्वत लिखिए, आगे वाला पर्वत हटा दीजिए, ठीक है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ऐसे लिखिए, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत है। अब ये सही है, ठीक है। तीसरा देखिए, हमारी शिक्षिका विद्वान है। देखिए भैया विद्वान जो होते हैं वो मेल होते हैं, जो विदुषी होती है फीमेल के लिए विदुषी। जैसे देखिए शिक्षक
जो मेल होते हैं शिक्षिका, जो लड़कियां या फिर फीमेल होती हैं। ऐसे विद्वान जो हैं वो मेल होंगे, विदुषी जो होंगी वो फीमेल होंगी। तो हमारी शिक्षिका विदुषी हैं, विदुषी हैं। अब ये राइट होगा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, बस हो गया, सही है, बिल्कुल एकदम राइट, करेक्ट, ठीक, समझ में आ गया ये भी। चलिए अब देखते हैं रस छंद अलंकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है रस छंद अलंकार, ठीक। चलिए देखते हैं। अब देखिए रस छंद अलंकार में हम एक रस, एक छंद, एक अलंकार को बताएंगे, ठीक है। लेकिन भैया पूरा रस, पूरा छंद, पूरा अलंकार, यानी कि 6 नंबर का जो आपका आता है रस छंद अलंकार, इस पूरे को मैं एक वीडियो में बना चुका हूं, 1 वीडियो, ठीक है। आप लोग सर्च करेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। जो भी उस वीडियो को देख लेगा भैया 6 नंबर एकदम फिक्स है, ठीक है। हिंदी में मैंने बताया था बहुत सारे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं, तो ये भी फिक्स है। देखिए हम पढ़ेंगे इसमें करुण रस। करुण रस का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है, करुण, जिसमें करुणा हो भैया, थोड़ा सा मतलब दुख हो, शोक हो, ठीक है। तो देखिए क्या है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। देखिए अगर आपको रस का अस्थायी भाव पता है तो आप परिभाषा बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अगर हास्य रस होता तो क्या लिखते, हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस होता तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट करता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर आपको स्थायी भाव पता है तो इसी तरह से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, परिभाषा। उदाहरण समझते हैं भैया, क्योंकि आपको परिभाषा के साथ उदाहरण भी बताना होता है, इसको ब्लेग यूज करिएगा, ठीक। कितनी बार बताऊं आपको, ठीक। तो उदाहरण देखिए क्या लिखेंगे, क्यों छलक रहा, क्यों छलक रहा दुख मेरा, रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, उषा की मृदु पलकों में। देखिए जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी एक रचना है बहुत प्यारी सी, आंसू है, ठीक है, उसी से ये लाइन लिया गया है। क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों से, हाँ उलझ रहा, हाँ उलझ रहा, सॉरी ऊ बनाइएगा, ठीक है, उलझ रहा सुख मेरा, रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों से, संध्या की घन अलकों में, ठीक है, अलको, ठीक है, में, ठीक है। तो क्या कहा गया, मैंने अभी बताया भैया कि क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। मतलब यहां पर जो है इस पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया है, मतलब अपनी प्रेमिका के विरह में वर्णन किया है। इसमें कवि का हृदय शोक, इसमें अस्थायी भाव शोक है। यहाँ पर प्रियतम जो है आलम्बन है, प्रेमी जो है कवि आश्रय है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें दिया गया, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा करुण रस और उसकी परिभाषा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए रस के बाद हम छंद देखेंगे। अब देखिए छंद को देखते हैं। छंद में जो सबसे फर्स्ट है हमारा दोहा है। दोहा नाम तो सुना ही होगा। देखिए दोहा क्या है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस हो गया, यही परिभाषा है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। उदाहरण समझिए, मात्राएं गिनना सीखिए, हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे उदाहरण, प्यारा सा एक हेडिंग डालेंगे और इसका उदाहरण समझेंगे। देखिए उदाहरण में क्या समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, हमें मात्रा भी गिनना है। देखिए मेरी भव बाधा, भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, राधा नागरी सोई, ठीक है। जा तन की, थोड़ा दूर में लिखता हूं, जा तन की
झाई परे, झाई परे श्यामु हरित, श्यामु हरित दूती होई। ये आपका ऐसे होता है। तो देखिए क्या है, प्यार से हम पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो श्राद्धा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। थोड़ा अच्छे से मैंने प्यार से पढ़ा। इसमें मात्राएं कैसे गिनेंगे, देखिए भैया, इस पे माँ पर ए का मात्रा लगाए तो यहाँ पर दो मात्रा होगी, दो को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। या रा पर बड़ी का मात्रा लगाए, छोटी ई का होता तो एक मात्रा होता, रा पर बड़ी का है तो दो होगा। भा जो खाली खाली है वो तो एक एक रहेंगे, मात्राएं इसमें नहीं है तो ये एक एक मात्रा होगी, एक को एक की तरह लिखेंगे, ठीक है। बा पर आ का मात्रा है दो, धा पर आ का मात्रा है दो, हा पर अकेला है तो एक, रव है तो इस पे दो, रा पर आ का मात्रा है दो, धा पर दो, ना पर आ का मात्रा है दो, गा अकेला है एक, और अगर छोटी ई का मात्रा है तो एक ही लेंगे। सो पर ओ का मात्रा है दो और इस पर एक। देखिए कितनी है, ये पहला चरण है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ध्यान रखिएगा दोहा में 4 चरण होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। तो पहले और तीसरे इसको भी कर देते हैं, इसका 2 होगा, 1 1 2 2 2 1 2, ठीक। इतना अब आप अगर समझ गए होंगे तो ऐसे ऐसे मात्राएं फटाफट लिखते चले जाएंगे। देखिए आधा सा का कोई मात्रा नहीं होगा, डायरेक्टली हम या का देखेंगे तो इसमें 2 होगा, मुंह का 1 होगा, ठीक। हा का 1 1 1 1 1 2 1, ठीक। अब गिनिए, ये पहला चरण है, ये तीसरा है, तो पहले तीसरे में होना चाहिए 13 13। तो देखिए 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13, और तीसरे में 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले हम तीसरे चरण में 13 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 11 11 होना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 11। तो दूसरे और चौथे में 11 11 है, तो ये आपका दोहा होगा, ठीक। तो दोहा जो है ये अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले हम तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे में 11 11 होंगी। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, मात्राएं गिनना भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉरी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। 95 प्लस लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है अलंकार। अब देखिए स्टूडेंट, अलंकार जो है 2 नंबर का ये भी आएगा, इसमें मैंने यमक अलंकार को लिया है, ठीक है। यमक अलंकार, देखिए यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। मतलब जब एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थ भी हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे अब हम लेंगे यहां पर एग्जाम्पल, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो लिखना है आपको, ठीक। मतलब जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, हेडिंग डालेंगे उदाहरण। देखिए उदाहरण में हमने ले लिया है, देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली, हम ब्लैक से उदाहरण लिख रहे हैं, आपको ब्लू से लिखना है। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। तो क्या है मेरे स्टूडेंट कि काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, तो इसका स्पष्टीकरण लिखना होगा कि आखिर इसमें कैसा क्या है, आखिर कैसे एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है, उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, ये आपको स्पष्ट करके बताना होगा, तभी पूरा नंबर मिलेगा। वैसे भी आप लिख देंगे मिल जाएगा, लेकिन स्पष्टीकरण लिख दीजिए। लिखिए इस उदाहरण में, इस उदाहरण में देखिए घटा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, घटा शब्द 2 बार आया है, घटा शब्द 2 बार आया है, आया है, और दोनों स्थानों पर, और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसका अर्थ
भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब अर्थ भिन्न भिन्न कैसे है, देखिए घटा दो बार आया है, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो एक घटा का अर्थ है, देखिए फर्स्ट वाले घटा का अर्थ होगा क्या, काली घटा मतलब काला बादल जो है तो बादल होगा। दूसरे घटा का क्या अर्थ होगा, का घमंड घटा, दूसरे घटा का मतलब होता है घटना। ठीक है, या कम हो जाना, तो यहां पर लिख देंगे घट गया या कम हो जाना, कम हो गया, घट गया या कम हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब यहां पर घटा शब्द दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ बादल, दूसरे का अर्थ घटा या घट गया, कम हो गया। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, तो ये आपका अलंकार था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि है पत्र लेखन। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पत्र लेखन। भैया 6 नंबर का आता है। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज समझना है। देखिए कोई भी पत्र आप रट के या याद करके जाएंगे तो हो सकता है ना आए, लेकिन अगर आपने लिखने का तरीका समझ लिया, उसको लिखते कैसे हैं, तो आपका क्लियर है, आप लिख ले जाएंगे। देखिए, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखे जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब पेयजल अधिकारी को आपको पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। तो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेवा में, फिर आपको लिखना है श्रीमान निदेशक जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ लिख रहे हैं, मेरठ जल बोर्ड मेरठ, मान लीजिए आप मेरठ में लिख रहे हैं। फिर आपको विषय लिखना है, आखिर किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक, विषय क्या है। तो पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक, फिर आप नीचे लिखेंगे महोदय, महोदय करके अपनी पूरी परेशानी, बॉडी जो है हमारे पत्र का जो बॉडी होता है उसको लिखना है। देखिए, महोदय मैं आपका ध्यान संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, इस क्षेत्र में प्राप्त केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में, आगे भी आपको लिखना है, कि थोड़ा सा बड़ा लिखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जहां से हैं उस एड्रेस को भी लिख सकते हैं। जैसे हम हैं वजीरगंज गोंडा, ठीक, तो लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान निदेशक वजीरगंज गोंडा विषय। ठीक, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस से कोई लेना देना हमें नहीं है, सिर्फ आपको पत्र अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब देखिए, करने पर ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता, सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। देखिए मैंने दूसरा पेज तो यूज कर दिया, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, थोड़ी लंबी सी रहेगी, उसमें आपको एक ही पेज में लिख देना है। नहीं होता तो दूसरा पेज भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, सायंकाल भी भोजन पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, कई बार शाम को दो दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मतलब आपको पहले तो सेवा में श्रीमान जो कुछ लिखना है विषय वो लिखिए, फिर आप अपनी प्रॉब्लम महोदय करके लिख दीजिए, फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा लिखना है, रिक्वेस्ट करना है उसे। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक भौदीय लिखकर हस्ताक्षर। ठीक, ऐसे आपको लिख देना है, बस हो गया। इस तरह से पत्र लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसे पत्र आप लोग लिखेंगे। पूरा टॉपिक मैंने बता दिया, पहले आपको ये सब डालना है, फिर आपको महोदय करके अपनी प्रॉब्लम को लिखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है निबंध। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, निबंध में मैंने लिया है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। पर्यावरण प्रदूषण कितना इंपॉर्टेंट निबंध है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और एक नया टॉपिक आया है भैया, चंद्रयान 3, इस पर भी निबंध आ सकता है। तो ये 9 नंबर का आता है। निबंध लिखते समय 2-3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होना चाहिए, ये प्रस्तावना रहेगा। ठीक है, पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए। प्रस्तावना लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा, यानी कि प्रॉपर आ का मात्रा नहीं रहेगा। प्रस्तावना इस प्रकार से, मैं ऊपर लिख देता हूं जानकारी के लिए, प्रस्तावना। ठीक है, ऐसे रहेगा। इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, और हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग ध्यान रखिएगा, हेडिंग आप कैसा डाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। तो हेडिंग वाइज आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही हेडिंग में पूरा निबंध लिख दिया, नहीं, गलत। तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पर हम निबंध इस वीडियो में लिखेंगे। तो पहले प्रस्तावना हेडिंग डालना, इसमें लिखना कि आखिर किस पर हम निबंध लिख रहे हैं, क्या
है टॉपिक। तो देखिए, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है या घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है, हमारा पर्यावरण निरंतर प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। बहुत सारे आइटम, बॉम्ब, गन, बॉम्ब बनाए जा रहे हैं भैया, ये सब प्रदूषित ही तो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसके बारे में रॉबर्ट कोच जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन ये वॉइस होगा, ये साउंड होगा। ठीक है, लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया। ठीक, ये आपका प्रस्तावना हो गया। फिर आपको लिखना है प्रदूषण का अर्थ क्या है। देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किसी तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। प्रदूषण का से कैसे बच सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ जो है भैया वो प्रदूषण से हमें बचा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जितना एक काटे तो 100 लगाएं। प्रदूषण के प्रकार देखिए, प्रदूषण पहले प्रस्तावना लिखा, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। देखिए, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, कई प्रकार हैं इसके। तो पहला है जल प्रदूषण। देखिए, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं। तो ये जल प्रदूषण है। ठीक है, जल प्रदूषण, इसमें थोड़ा प्रदूषण के बारे में जल में लिख देना है कि इसमें भी प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए, पेड़ जो पौधे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं। यानी कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, कहां से ऑक्सीजन आएगा, कहां से हम जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधे लगाइए, प्रदूषण को बचाइए। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जेट विमान, कारखाने जो ये सब बजते हैं ना, सायरन वायरन, लाउड स्पीकर, डीजे, बिक्की, ठीक है, डांस करते हैं, ये सब बहुत हानिकारक है हमारे लिए। चौथा देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी प्रदूषण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन क्षति पहुंचाते हैं। पांचवा, रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक, ठीक है, ये जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं, दवाइयां और रासायनिक खाद से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब ये तो हो गया प्रदूषण के प्रकार। कितना हेडिंग है, जितना हेडिंग डालोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, ठीक है, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश और औद्योगिकरण में विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। देखिए, निरंतर बढ़ती जनसंख्या भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, देखिए, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख, साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है तथा प्रदूषण जन्य अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय समय से पूर्ण ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। यानी कि समय पूर्ण होने से पहले ही भैया मृत्यु हो जाती है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समस्या और समाधान। इस समस्या का समाधान कैसे करें? देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे अच्छा साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखें। मतलब कुल्हाड़ियों का निशाना मत बनाओ, उन्हें ना काटो मेरे दोस्त, काटोगे तो तुम भी एक दिन पछताओगे। ठीक,
तो उनको काटने के बजाय उनको फलता फूलता देखें तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करें। तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरों को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, उपसंहार लास्ट हेडिंग रहेगा। पर्यावरण पे देखिए, आप जो प्रदूषण के प्रकार मैंने बताया उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर और लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। उपसंहार में देखिए, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। ठीक है, तो ये हमारा निबंध था और यही हमारा लास्ट टॉपिक भी था।